शादी के 9 दिन बाद राजा रघुवंशी अपने पति सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने के लिए अपने घर से दूर लगभग 2200 किलोमीटर गए थे। रास्ते में एयरपोर्ट पर एक फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचकर अपने घर वाले ग्रुप में डाल देते हैं और लिखते हैं कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे ही उनकी माँ उमा देवी ने वो फ़ोटो को देखा तो देखने के बाद फ़ोटो को जूम किया। जूम करने के बाद माँ को बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद अपने ही बेटे यानी कि राजा रघुवंशी को फ़ोन लगाती है। कहती है, बेटा तुझसे मैंने मना किया था कि उसके बावजूद भी तू इस सोने की चेन को पहन के जा रहा है। तुझे तो पता है कितनी कीमत है, लगभग 2.5 से 4 लाख की चैन है। इसको ले जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम हनीमून मनाने के लिए जा रहे हो या वहाँ पर सोने चांदी का अपना दिखावा करने के लिए जा रहे हो? तभी राजा रघुवंशी कहता है कि माँ मैं इसे लाना नहीं चाहता था। पत्नी सोनम जिद करने लगी है कि अपनी ज्वेलरी पहन के चलना, अपनी चैन पहन के चलना अच्छे लगते हो। कुछ इस तरह की बात कही थी। तो माँ समझाती है कि बेटा जब बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो अपनी अच्छी चीज़ें, अपनी कीमती चीज़ों की नुमाइश नहीं करते हैं। मौका मिलते हो तो इस चैन को छुपाकर अपने बैग के अंदर रख देना ताकि किसी की इस पर नज़र न पड़े। माँ को थोड़ा डर था कहीं इसकी सोने की चैन किसी को दिखाई दे, कोई इस पे हमला न कर दे, मेरे बेटे को कोई कहीं नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए माँ अपने बेटे से बार बार कहती है और पूछने के लिए अब वहाँ हो, तुम ठीक हो कि नहीं हो। लेकिन 23 मई 2025 की दोपहर पर अंतिम बार बातचीत होती है। इसके बाद पता चलता है कि बेटा मिलता ही नहीं है, लेकिन मिलता है तो उसकी लाश मिलती है। लाश घर आती है तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन 17 दिन बाद जब बहू के बारे में पता चलता है तब सास एक कहानी सुनाती है। मीडिया के सामने कहती है कि मुझे शक तो पहले से हो चुका था, लेकिन मैं बहू के ऊपर कोई लांछन लगाना नहीं चाहती थी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटा तो जा चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि बहू के साथ भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सोनम ने एक कत्ल क्यों करवाया था, इसके पीछे की क्या वजह थी और अब भी आगे क्या खुलना बाकी रह गया है। नमस्कार, मैं कुंदन सिंह आपको सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। दरअसल रामनवमी का जब त्यौहार मनाया जाता है तब एक समाज के लोग अपनी पत्रिकाएं करते हैं। पत्रिका के अंदर जो युवक होते हैं और जो युवतियां होती है उनकी पूरी डिटेल दी जाती है। कौन क्या कारोबार कर रहा है, इसकी कितनी एजुकेशन, कौन कितना पढ़ा लिखा है, साथ ही कितनी उसकी आमदनी होती है। यदि इसमें से कोई किसी को पसंद करता है तो शादी के लिए एक दूसरे के परिवार वाले बातचीत करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के डिटेल इतनी सारी लिखी होती है कि तभी राजा रघुवंशी जो कि होता है इंदौर शहर का रहने वाला होता है, उसकी नज़र पड़ती है पत्रिका पर। एक लड़की जिसकी उम्र 26 साल के आसपास होती है, उस लड़की को देखता है जिसका नाम होता है सोनम रघुवंशी। 26 साल के आसपास की उस लड़की की उम्र, और जबकि लड़के की उम्र 28-29 साल के आसपास होगी। राजा रघुवंशी के पिता ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे। उसके 3 सगे भाई हैं। वो बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर रहे थे। अच्छी खासी हस्ती है, पैसे की कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बेटा अपनी माँ के पास जाता है, जो उसकी माँ के नाम उमा देवी है, जाके कहता है, माँ ये लड़की देखो कितनी सुंदर लग रही है, क्या तुम मेरी शादी करा सकती हो, अपने समाज की है। वैसे भी पत्रिका के अंदर ये फ़ोटो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। माँ को भी अच्छी लगती है लड़की। वो अपने परिवार में बातचीत करती है, कहती है कि इसकी भी तो शादी करनी ही है, एक काम करो इससे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले फ़ोन लगाया जाता है, अपने बारे में बताया जाता है कि
हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, 3 बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा लाडला है, यही सबसे होशियार है। सारी बात बताई जाती है, सामने वालों को ये रिश्ता पसंद आती है। सामने वाले जो सोनम रघुवंशी के परिवार वाले होते हैं, वो प्लाईवुड का काम करते हैं, इनके अच्छे दुकान है। अब ये सब जानकारी होती है, दोनों परिवार आपस में मिलते हैं, पंडित जी को बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, उसके बाद ये बातचीत का सिलसिला चलता है। लड़के वाले चाहते थे कि शादी 1 साल में हो, जबकि लड़की वाले चाहते थे कि शादी 2-3 महीना में ही हो जाए। अक्टूबर 2024 की बात थी, जब लगातार बातचीत चल रही थी। तारीख निकलने की आती है 11 मई 2025 की, इसमें शादी करना पड़ता है। अब आखिरकार जब पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया था तो लड़के वाले सोचते हैं कि वैसे भी शादी 1 साल में ही करनी हो तो क्यों ना अभी ही कर लेते हैं, क्या बुराई है। शादी कर लिया जाता है, धूमधाम से शादी होती है। अब जो शादी हो जाती है, अभी 2-3 दिन का समय ही बीता था कि जो दुल्हन घर पर आई थी वो पढ़ी लिखी भी थी, बिजनेस भी जानती थी, व्यापार भी जानती थी। तभी उसने प्लान करा कि क्यों ना हम घूमने चलते हैं। हालांकि लड़के ने मना किया, उसने कहा कि परिवार के साथ अभी समय बिताते हैं, उसके बाद आराम से चलेंगे। लेकिन दुल्हन थी कि नहीं मानती थी। इसके लिए डिसाइड किया जाता है कि अब चलते हैं कहीं घूमने। दुल्हन खुद ही जगह का डिसाइड करती है और कहती है कि शिलोंग चलेंगे और माँ कामाख्या देवी के दर्शन कर लेंगे, क्योंकि उसको पता था कि उसके पति माँ कामाख्या देवी के नाम पर वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर दोनों पति पत्नी जाते हैं और माँ कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं। आखिरकार माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद वे लोग शिलोंग पहुँच जाते हैं और वहाँ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। घर वाले परिवार वाले पल पल की जानकारी इनसे ले रहे थे। माँ उमा देवी ने लगभग 4 लाख के कीमत के जो चैन थी जो बेटे के गले में देख ली थी, उसको देखकर बड़ी ही बेचैन हो रही थी। कहीं बेटे की चैन को नुकसान न हो जाए, कहीं बेटे को चैन की वजह से नुकसान न पहुंचा दिया जाए। माँ को थोड़ा सा आभास हो चला था कि आखिर 23 मई 2025 की दोपहर 1:40 पर उमा देवी अपने बेटे राजा रघुवंशी से आखिर बार बातचीत होती है। नहीं बहू से बातचीत होती है, उसके बाद संपर्क टूट जाता है। और जब उसके बाद जो होता है वो बाकी भयानक होता है। हालांकि 25 मई 2025 को लड़की का भाई जो कि गोविंद होता है और लड़के का भाई विपिन जो बीच वाला भाई होता है, वो जाते हैं शिलोंग, इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। वहाँ पहुँच के अपने भाई बहन को खोजने लगते हैं। वहाँ वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस तमाम अधिकारी सब लग जाते हैं। कोई नहीं जानता था कि हालांकि शुरुआत में इन्होंने जब जाकर लोकल पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने मदद नहीं की। काश कि पुलिस मदद कर देती तो शायद यह मामला इतना बड़ा भी न होता, क्योंकि जब इनकी मेघालय पुलिस मदद नहीं करती है तो इसके बाद इन लोगों ने यूट्यूबरों से लगातार मदद मांगा। इसके बाद जो यूट्यूबर होते हैं वो लगातार इस मामले को हाईलाइट करते हैं। जब हाईलाइट होता है मामला तो मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है। मामला फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच जाता है। इसके बाद अमित शाह सीधे फ़ोन करते हैं मेघालय के मुख्यमंत्री को, और जब फ़ोन पहुंचता है तो उसके बाद फिर मीडिया इस मामले को कवरेज करना शुरू कर देता है और पल पल की जानकारी जुटाना शुरू कर देता है। आखिरकार लगातार दिन बीत रहे थे। 23 को लड़का गायब हुआ था जो दूल्हा था, और 2 जून 2025 को उसकी मेघालय प्रदेश के जिला पूरी खासी हिल्स में जो थाना लगता है सोहरा, उसी के एक इलाके में है। वहाँ पे गहरी खाई होती है, वहाँ गहरी खाई में एक लाश मिलती है। जब शिनाख्त की जाती है, उसके हाथ पे लिखा हुआ टैटू से राजा लिखा हुआ था। उससे पता चलता है कि लाश राजा रघुवंशी की है। अब यह मामला और ज़्यादा हाईलाइट इसलिए हो जाता है क्योंकि पास में एक लाल और काले रंग की जैकेट मिल जाती है, पास में एक सफ़ेद रंग की शर्ट मिल जाती है। तो ये अंदाज़ लगाया जा रहा था कि ये लाल रंग का जैकेट और सफ़ेद रंग की शर्ट है जो उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी के उस पे खून के कुछ छींटे मिल जाते हैं। मामला और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। अनुमान लगाए जा रहे थे कि इसका किडनैप कर लिया गया और बांग्लादेशी इसे उठा कर ले गए हैं और देह व्यापार के धंधा में ढकेल दिए होंगे। जब लगातार मामला चल ही रहा था, अब ऐसी स्थिति में पुलिस ने जब अपना काम करना चालू किया, एसआईटी टीम का गठन किया दिया जाता है
अब जब एसआईटी टीम लगातार काम कर रही थी तो पुलिस को एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है अल्बर्ट, जो वहीं का रहने वाला होता है। वो गाइड का काम करता था। वो बताता है कि 23 मई को 2025 को सुबह लगभग 10 बजे के आसपास एक दंपति पति पत्नी थे और साथ में 3 और लड़के थे जो उनके साथ इर्द गिर्द घूम रहे थे। हिंदी में बातचीत कर रहे थे। क्या बोल रहे थे मुझे तो समझ में नहीं आया। मैंने कहा भी उनको कि मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं, तो उन्होंने मुझसे हेल्प लेने से मना कर दिया। उन्होंने जब मेरी बातचीत सुनी तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए। तब लड़का चला जाता है। लेकिन उसके बाद एक और गाइड था, वो वान जाई नाम का, वो जो गाइड था उनकी मदद करता है और यहीं से चले जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब ये लाश मिल जाती है और गाइड से पता चलता है कि 3 और नए लोग थे इनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। वो कौन थे जो जिस जिस इलाके में घूम रहे थे उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे खोजा जाता है। तभी एक सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है जिसमें 4 मिनट कुछ सेकेंड के आसपास के वीडियो रिकॉर्ड से हुई होगी। ये बातचीत कर रहे हैं। वहीं लाल रंग के जैकेट और काले रंग की जैकेट जो कि ड्यूल थी, एक तरफ से लाल दिखाई दे रही थी, एक तरफ से काली दिखाई दे रही थी। एक शॉर्ट पहनी हुई है। उसी लड़की ने वो फ़ोन पर किसी से बातचीत कर रही थी। पास में एक कार होती है जो अल्टो कार थी। एक लड़का है जो लगातार ये दोनों को देख रहा था, दंपति को, और एक है जो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। अब इस तरह से कहीं ना कहीं 4 मिनट 53 सेकेंड के जो सीसीटीवी फुटेज होती है, इससे पुलिस को शक होता है। पुलिस ने अब अपना काम करना शुरू कर दिया। पुलिस ने अब टेक्निकल जो साक्ष्य थे वो जुटाने शुरू किए। अभी टेक्निकल साक्ष्य जुटाने की कोशिश की तो मेघालय में आने वाले अलग अलग प्रदेश के जो लोग थे उनका डेटा उठाना शुरू कर दिया। लाखों मोबाइल में से कोई मोबाइल ऐसा निकल जाता है जिसमें से कुछ जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का एक ललितपुर जगह लगती है। वहाँ का एक गांव का रहने वाला लड़का होता है। वे थोड़ा सस्पेक्ट था। अभी सस्पेक्ट को पुलिस ने देखा कि इसकी बातचीत होती है राज कुशवाहा नाम के एक लड़के से जो नंदबाग इंदौर का रहने वाला होता है और इसके संपर्क में था 20 साल। ये तीनों आपस में कनेक्ट थे, संपर्क में थे। तभी पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया और आगे बढ़ती है। आखिरकार राज कुशवाहा के बारे में पता चलता है कि राज कुशवाहा इंदौर में रहकर एक प्लाईवुड की कंपनी है उसी में काम करता है। ये कंपनी देवी सिंह की है और उसके यहाँ पर एक नौकर है। और पता चलता है कि जो लड़की गायब हुई है सोनम रघुवंशी, दरअसल ये दोनों आपस में बहुत सारे बातचीत करते रहते थे। लड़की गायब हो रही है उसके बाद भी बातचीत चल रही थी। तभी से पता चलता है कि दूसरों दुकानों पर रहकर दूसरे से दोस्ती कर बैठे थे, प्यार कर बैठे थे और जीने मरने के साथ साथ कसम खा ली थी। लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि इनकी शादी हो जाती है। अब शादी तो हो जाती है तो कहीं ना कहीं लड़की वालों की तरफ से लड़की पर दबाव बनाया गया था, इसलिए शादी के लिए मंजूरी दे दी जाती है। इसलिए लड़की ने कुछ ऐसा ठोस प्लान बनाया। ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताते हैं कि लड़की ने प्लान बनाया कि शिलोंग में चलते हुए घूमते फिरते वहाँ पर पहले भी ऐसे कई दंपति हैं जो गायब हो गए हैं और गायब होने की वजह से उनके बारे में कुछ छानबीन करने की कोशिश नहीं की जाती है। उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। कभी ऐसे मीडिया में कोई खबरें नहीं आती है, थोड़ी बहुत खबरें आती है तो उसके बाद मामला दब जाता है। लेकिन ये मामला इतना हाईलाइट हो जाएगा इस बात की किसी के ने कल्पना भी नहीं की थी। इस मामले को इतना पहुंच मिलेगा, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस मामले घटना की जिक्र होने लगती है। आखिरकार पुलिस अपना काम कर रही थी और पुलिस ने 8 जून और 9 जून 2025 की रात मेघालय और इंदौर पुलिस ने आपस में एक कंबाइंड ऑपरेशन चलाया। और ऑपरेशन चलाने के बाद ललितपुर से आकाश लोधी को उठाया, इंदौर से राज कुशवाहा को उठाया और इंदौर से ही विशाल चौहान को उठाया। साथ ही मध्य प्रदेश के सागर से आनंद कुर्मी को उठाया। इधर पुलिस ने इन चारों लड़कों को हिरासत में लिया था अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से। साथ ही जो लड़की होती है लड़की को लगातार तलाश कर रहे थे मेघालय के शिलोंग की उन घाटियों में, लेकिन वो लड़की कहीं और ही मिलती है। अपनी जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर जा चुकी और 8-9 मई 2025 की रात बनारस गोरखपुर हाईवे पर जो कि
जिला गाजीपुर लगता है, थाना उसका नंदगंज लगता है और इलाका लगता है अंकुशपुर में। एक कॉफ़ी की चाय की होटल थी, ढाबा समझिए। वहाँ पर लगभग 1:30 बजे के आसपास एक लड़की जिसने काली रंग की शर्ट पहनी हुई थी, टी शर्ट और काली रंग के पैंट पहनी हुई थी, बदहास हालत में बैठी हुई थी। तभी एक छोटू की नज़र पड़ती है जो चाय पिलाता है, खाना खिलाता है, पानी पिलाते हैं और जाकर पूछता है कि मैडम मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लड़की थोड़ी परेशान थी, बदहास थी, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। तभी जब स्थिति बिगड़ जाती है तब वो कहता है कि मैडम बताइए क्या करना है। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी वो लड़का पहुंचता है अपने मालिक के पास, साहिल यादव से जाकर कहता है कि जो ढाबे का मालिक होता है कि साहब एक लड़की है, अजीब सी हरकतें उसकी है, आप जाकर देखना चाहिए। फिर वो जो ढाबा मालिक होता है साहिल यादव उसके पास पहुंचता है, इससे बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद लड़की रोते हुए कहती है कि मुझे आप अपना फ़ोन दे दीजिए, फ़ोन दे दीजिए, मुझे अपने घर वालों से, परिवार से बातचीत करनी है। उसे लगता है कि मदद कर देनी चाहिए, परदेशियों की मदद करना बुरी बात तो है नहीं। अब वो मोबाइल देता है उस लड़की को और लड़की वहाँ से अलग हट जाती है। लड़की रोते हुए अपने भाई को फ़ोन करती है और बात करते करते कुछ जानकारी देती है। भाई को यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसकी बहन शिलोंग में उसको ढूंढ रहे हैं वो वहाँ से इतनी दूर, लगभग 1100 किलोमीटर दूर यहाँ पर क्या कर रही होगी। यकीन न हो रहा था। भाई गोविंद कहता है कि वीडियो कॉल करो तब मैं यकीन करूँगा। दोबारा से वीडियो कॉल होती है। वो देखता है सचमुच उसकी बहन ही है। तभी उसने इंदौर की पुलिस से संपर्क किया और इंदौर की पुलिस ने गाजीपुर की पुलिस से संपर्क किया और इस संपर्क होने के बाद आखिरकार पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो ये लड़की जब अपने भाई से बातचीत कर रही थी तो बात करते करते बेहोश हो जाती है। तो होटल वाले ने 112 नंबर फ़ोन किया था, तो 112 नंबर की पुलिस मौके पर आती है और लड़की को उठाकर सीधा जिला अस्पताल में इसे चेकअप के लिए भेज देती है। चेकअप कराने के बाद इस मेडिकल स्थिति देखी जाती है और स्थिति है कि उसे बाद में सखीवेन स्टॉप सेंटर जो कि महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज परिसर में बना हुआ है वहाँ पर इसको जमा कर दिया जाता है। अब इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इस लड़की के मिलने की चर्चा शुरू हो जाती है। पहले शुरुआत में अंदाज़ा लगाए रहे थे कि जो जैकेट पे काले और जैकेट है उस पर जो खून के धब्बे मिले हैं, कहीं ना कहीं लड़की मर चुकी है, मारी जा चुकी है, उसके साथ भी घटना हो चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लड़की मिल जाती है लेकिन जिस रूप में मिलती है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आखिरकार उत्तर प्रदेश के पुलिस के पास बात पहुंचती है और यश अमिताभ यश और लॉ एंड ऑर्डर के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के हम संपर्क में हैं, वो जब चाहें वो लड़की को ले जा सकते हैं। हम अपनी जांच में पूरी सहयोग करेंगे और जो होगा वो मेघालय की पुलिस इस बात को, उनके पास पहले से ही बहुत काफ़ी सबूत मात्रा में है, यह जानकारी पुख्ता हो चुकी है कि इस लड़की का एक लड़के से, राज नाम के कुशवाहा से अफेयर की बात सामने आ रही है, क्योंकि बहुत सारी बातें आपस में कर रहे हैं। अब किसने हत्या का प्लान बनाया? क्या अकेली लड़की ही मुखिया थी? इसमें हत्या करवाने वाले और कौन थे? राज कुशवाहा का क्या आरोप है? हालांकि जितने भी सब के सब गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस इनसे बारी बारी से पूछताछ कर रही है। जाहिर सी बात है जब लड़की पकड़ी जाती है तो उसने एक नई कहानी बनाना शुरू कर दिया। वो लगातार बेहोश थी, उसको बेहोशी में रखा गया था और वो यहाँ ला के डाल दी गई है। वो शिलोंग से गाजीपुर पहुंची। 1100 किलोमीटर दूर कोई जादूगर तो लाया नहीं हो सकता। लड़की कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, कोई ना कोई कहानी गढ़ रही है। जब थर्ड डिग्री मिलते हैं तो भूत भी बोलने लगता है। पुलिस की मार के आगे बोलने की जो गाजीपुर इंदौर से ललितपुर जो दूर है, जो लगभग 436 किलोमीटर दूर है, इसमें एक लड़का है, ये लोधी जो भी हो वो भी शामिल था और जो ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया इंदौर से 159 किलोमीटर दूर शिलोंग में। पुलिस हर एक कड़ी को जोड़ चुकी है, बस एक पर्दा हटाना बाकी है कि कौन कौन किस रोल में था, लड़के को किसने किस हथियार से कब और कैसे मारा था, उनका मकसद क्या था। यही सब घटनाक्रम का
खुलासा करना पुलिस को बाकी है। पुलिस की जांच होना, लेकिन मीडिया रिपोर्ट अभी यही बता रही है कि दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।